राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक भोले ब्राह्मण और उनकी बुद्धिमान पत्नी की, जिसमें चतुराई, ठगी और न्याय का अद्भुत मिश्रण है। इस कहानी में आपको हंसी भी आएगी और सीख भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे क्रिएटिव स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। आइए कहानी शुरू करते हैं। आज से लगभग 1000 वर्ष पहले की बात है। पीरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में विनोद नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। विनोद पंडित अत्यंत विद्वान थे और उनकी ज्ञान की गहराई का पूरे गांव में डंका बजता था। जब भी गांव में कोई समस्या आती, लोग सबसे पहले विनोद पंडित के पास ही दौड़े चले आते। पंडित जी हमेशा गांव वालों की भलाई के लिए तत्पर रहते और ईमानदारी से उनकी सेवा करते। विनोद पंडित के घर में उनकी पत्नी सुलेखा और 5 वर्षीय पुत्र सुरेश रहते थे। सुलेखा एक अत्यंत समझदार और व्यवहारिक महिला थी। गांव में उनकी बुद्धिमानी की भी खूब चर्चा होती। दोनों अपने पुत्र सुरेश को अपनी आंखों का तारा मानते और उसके पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखते। उनका छोटा सा परिवार सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन विनोद पंडित अपने किसी यजमान के यहाँ कथा सुनाकर घर लौट रहे थे। गांव के बाहर उन्हें पचौखर नाम का एक व्यक्ति मिला। पचौखर उसी गांव का किसान था। उसके पास खेत तो थे, लेकिन वह हमेशा गरीबी में जीता, क्योंकि वह बेहद आलसी था। पूरे गांव में उसकी आलसी प्रवृत्ति मशहूर थी। जब भी कोई आलस की बात करता, पचौखर का नाम सबसे पहले आता। विनोद पंडित ने जब पचौखर को देखा तो मन में सोचा कि आज यह फिर परेशान करेगा। वे तेजी से आगे बढ़ने लगे। तभी पचौखर ने आवाज लगाई, अरे पंडित जी, इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हैं? क्या कोई जरूरी काम याद आ गया? पंडित जी ने जवाब दिया कि नहीं यजमान, दरअसल मेरी पूजा पाठ का समय होने वाला है, इसलिए शीघ्रता कर रहा हूँ। पचौखर मुस्कुराते हुए बोला कि पंडित जी, पूजा के लिए देर हो रही है या मुझे देखकर भाग रहे हैं? वह सब छोड़िए, पहले यह बताइए कि आज कहाँ से इतना लूट खसोट मचाकर आ रहे हैं? इतना सामान लिए हुए हैं कि आपसे चला नहीं जा रहा। अरे, ब्राह्मण का मतलब होता है कि सिर्फ अपने खाने भर की दक्षिणा लेता है, लेकिन आप तो लूट मचाकर चले आए हैं। विनोद पंडित को गुस्सा आ गया। वे बोले कि यजमान, आप क्या बात कर रहे हैं? आप मेरा अपमान कर रहे हैं। किसी ब्राह्मण का अपमान करना महापाप है। आप अपनी जुबान पर लगाम लगाइए। पचौखर ने कहा कि पंडित जी, आप भी बड़े बेशर्म इंसान हो। पहले तो लूट मचाकर आए हो, ऊपर से मुझे उपदेश दे रहे हो। अरे, आपको कितना पाप लगेगा, बिना मेहनत के इतना सामान लेकर आ रहे हैं। ब्राह्मण ने समझाया कि यजमान, आप गलत समझ रहे हैं। मैं कहीं लूटपाट करके नहीं आ रहा। मेरे यजमान ने मुझे यह सब जबरदस्ती दान में दिया है। आप अपने काम से काम रखिए। पचौखर ने कहा कि मुझे तो आपसे मतलब है। यहाँ मैं 2 दिन से भूखा हूँ और आप रोज मलाई मार रहे हैं। कम से कम मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। ब्राह्मण ने गुस्से में कहा कि अरे बैल बुद्धि पचौखर, जब तुझे भूख लगी है तो सीधे सीधे कह देता। इस तरह फालतू बात क्यों करता है? जब तुम्हें भूख लगी है तो प्रेम से बता देते, मैं खुशी खुशी तुम्हें भोजन करा देता। तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने घर पर तुम्हें भोजन करा दूंगा। विनोद पंडित की बात सुनकर पचौखर उनके साथ चल पड़ा। रास्ते में दोनों बातें करते जा रहे थे। पंडित जी ने पूछा कि पचौखर, तुम कितनी रोटी खा लेते हो? पचौखर ने जवाब दिया कि पंडित जी, बात यह है कि कम से कम 10 रोटी में मेरा आधा पेट भरता है, लेकिन पूरा पेट भरने के लिए 20 रोटी तो चाहिए ही। ब्राह्मण चौंक गए। उन्होंने कहा कि भाई पचौखर, इतनी रोटी कैसे खा लेते हो? तुम्हारा पेट तो बाहर भी नहीं निकला है और तुम इतने दुबले पतले हो। पचौखर ने हंसते हुए कहा कि पंडित जी, आपसे क्या छिपाना, मेरा शरीर स्टील की तरह मजबूत है। इसे भोजन अधिक मात्रा में चाहिए होता है। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच गए। विनोद पंडित ने पचौखर से कहा कि तुम बाहर बैठक में बैठो, मैं अंदर से भोजन लेकर आता हूँ। पंडित जी अंदर गए और पत्नी सुलेखा से बोले कि बाहर एक यजमान आए हैं, उन्हें भोजन चाहिए, जल्दी से थाली लगा दो। सुलेखा ने कहा कि प्राणनाथ, किसी को भोजन पर लाने से पहले ही बता देना चाहिए। अचानक से मैं कहाँ से भोजन तैयार कर दूं? वैसे उस महाशय का परिचय क्या है?
हमारे गांव के हैं या मेहमान है? विनोद पंडित ने कहा कि अरे भाग्यवान, हमारा कोई मेहमान थोड़ी है। रास्ते में पछोकर मिल गया था, वह मुझे बुरा भला बोल रहा था। मैंने कारण पूछा तो उसने बताया कि उसे बहुत तेज भूख लगी है, इसीलिए गुस्सा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि भलाई का काम करते हुए उसे भोजन करा दूं, इसलिए साथ ले आया। सुलेखा ने कहा कि वाह जी वाह, ये क्या बात हुई? कोई अगर भूखा रहेगा तो जबरदस्ती लड़ाई करेगा और फिर भोजन करेगा, ये तो बहुत गलत बात है। पंडित जी, इतना भी भोला नहीं रहना चाहिए। आपकी भोलाई का फायदा अब आलसी लोग भी उठा रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि अरे भाग्यवान, छोड़ो भी, एक भूखा आदमी है, उसे भोजन करा देने से पुण्य मिलेगा। वह कैसा भी हो, हमें उससे क्या मतलब। सुलेखा बोली कि अभी आप बाहर जाइए और अपने यजमान को बैठने को कहिए, मैं भोजन बनाकर परोसती हूँ। पंडित जी बाहर चले गए। पचोखर बोला कि पंडित जी, बड़ा विलंब हो गया, भोजन नहीं लाए क्या आप? विनोद पंडित ने कहा कि यजमान, अभी थोड़ा समय लगेगा। दरअसल भोजन खत्म हो चुका है, दोपहर का समय है, भोजन सुबह में ही मिलता है। पचोखर गुस्से में आ गया। उसने कहा कि क्या मतलब, मुझे भूखा ही जाना पड़ेगा? पंडित, ये भ्रम छोड़ दो कि मैं यहाँ से भूखा चला जाऊंगा। अरे तुम्हारी नानी याद दिला दूंगा अगर तुमने मुझे भोजन नहीं कराया। जब तुम्हारे घर में पहले से दरिद्रता छाई हुई है तो नेवता देकर मुझे क्यों बुला लिए? मैं जब तक भोजन नहीं करूंगा यहाँ से जाने वाला नहीं हो। विनोद पंडित ने समझाया कि अरे यजमान, आप क्रोधित मत होइए, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। दरअसल भोजन खत्म हो गया है, फिर से भोजन बनने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक आप यहीं बैठकर इंतजार कर लीजिए या फिर आइए, हम दोनों बाहर टहल आते हैं। पचोकर ने कहा कि मुझे पता है, बाहर टहलने के बहाने आप मुझे फुसलाकर घर छोड़ आओगे। मैं जब तक भोजन नहीं कर लूंगा तब तक यहाँ से नहीं जाने वाला। विनोद पंडित बोले कि ठीक है यजमान, आप आराम से बैठिए, हम थोड़ा टहल कर आते हैं। पचोखर ने कहा कि पंडित जी, आप कहीं भाग गए तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। पंडित जी ने कहा कि अरे यजमान, ये मेरा घर है, मैं कहाँ जा सकता हूँ? कहीं भी जाऊंगा तो घूम कर घर ही आऊंगा। पचोखर ने कहा कि हो सकता है आप मेरे डर से किसी यजमान के यहाँ चले जाएं और 2 दिन बाद वापस आए। मुझे भरोसा नहीं है, जब तक मैं भोजन नहीं कर लेता आप मेरे साथ यहीं रहो। अंदर से पंडितानी सुलेखा दोनों की बातें सुन रही थी। पचोखर की बात सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण करते हुए उन्होंने दिमाग से काम लिया। सुलेखा ने मन में सोचा कि इस पचोखर को ऐसा भोजन देना है कि वह जीवन भर याद रखेगा। पंडितानी भोजन लेकर बाहर गई। पचोखर भोजन देखकर बहुत खुश हुआ। सुलेखा ने बड़े प्यार से उसे भोजन परोसा। पचोखर भोजन के सामने आते ही उस पर टूट पड़ा, मानो सदियों से भूखा हो। देखते ही देखते पचोखर ने सारा भोजन खत्म कर दिया। विनोद पंडित ने पूछा कि यजमान, आपकी भूख शांत हुई या नहीं? पचोखर ने कहा कि अरे पंडित जी, अभी तो आधा पेट ही भरा है, थोड़ा और मंगाइए। पंडित जी ने पत्नी से कहा कि सुलेखा, यजमान के लिए थोड़ा और भोजन ले आओ। सुलेखा ने कहा कि अरे महाराज, अब कहाँ से भोजन लाऊं? सारा भोजन तो खत्म हो गया। वैसे आप 2 मिनट शांत रहिए, यह खुद यहाँ से भागते हुए जाएगा। पचोखर बोला कि अरे पंडित जी, विलंब क्यों हो रहा है, जल्दी से और भोजन बनाइए। पचोखर अब भी बोल ही रहा था कि उसके पेट में जोर से गड़गड़ाहट होने लगी। वह बहुत चौंक गया। थोड़ी देर बाद पचोखर का पेट हवा से पूरी तरह भर गया और उसे तुरंत शौच की जोरदार हाजत हुई। वह वहां से उठकर नदी के किनारे भागा, लेकिन नदी के किनारे पहुंचते पहुंचते उसके कपड़े खराब हो चुके थे। वह नदी में कूदकर खुद को साफ किया और किसी तरह घर पहुंचा। पचोखर समझ गया कि पंडितानी बहुत चालाक है। मैं छल से उनके यहाँ भोजन करने गया था और उन्होंने मेरे साथ छल कर दिया। इधर पंडित जी ने सुलेखा से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया कि पचोखर यहाँ से भाग गया? सुलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखिए जी, मैंने कुछ नहीं किया। बात यह है कि पचोखर यजमान बहुत अधिक खाते हैं। खाते खाते उन्हें पेट की समस्या हो गई। उन्हें अपने पेट का अंदाजा ही नहीं है। खाते समय जमकर खा लेते हैं, लेकिन जब निकालना होता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। इसी कारण ऐसा हुआ। पंडित जी ने कहा कि ठीक ही कहती हो सुलेखा, पचोखर बहुत बदमाश आदमी है। खैर, उससे हमें क्या मतलब। उधर पचोखर
पंडित जी से बहुत आग बबूला हो गया। उसने मन में विचार किया कि पंडितानी, तुमसे तो मैं बदला लेकर रहूंगा, आज नहीं तो 10 साल बाद भी बदला लूंगा। अगले दिन पंडित जी पूजा पाठ कराने एक यजमान के यहाँ चले गए। संयोग से वह यजमान एक बहुत शातिर ठग निकला। उसने पंडित जी को ठगने के लिए अपने यहाँ पूजा का कार्यक्रम रखा था। पंडित जी भोले आदमी थे, पूजा कराने बैठ गए। उधर ठग ने अपने 2 आदमियों को पंडित जी के घर भेज दिया। ठग के दोनों आदमी विनोद पंडित के दरवाजे पर पहुंच गए। उन्होंने आवाज लगाई कि अरे कोई घर पर है, जरा बाहर आइए। अंदर से पंडितानी सुलेखा बाहर आई। सुलेखा ने पूछा कि जी बताइए, आप लोगों को किससे मिलना है? आदमी ने कहा कि क्या यह विनोद पंडित जी का घर है? सुलेखा ने कहा कि जी हाँ, यह उन्हीं का घर है। मैं उनकी पत्नी सुलेखा हूं। पंडित जी अभी घर पर नहीं है, वे किसी यजमान के यहाँ गए हैं। आप लोग शाम को आइएगा, वे शाम में घर पर रहते हैं। बाकी दिन भर पूजा पाठ कराने अपने यजमानों के यहाँ चले जाते हैं। आदमी ने कहा कि दरअसल हमें पंडित जी ने ही भेजा है। वे जिनके यहाँ गए हैं, हम उन्हीं के आदमी हैं। दरअसल पंडित जी ने आपसे 20,000 रुपये मनवाए हैं। हम दोनों इसीलिए यहाँ आए हैं। सुलेखा ने आश्चर्य से पूछा कि किस बात के पैसे मनवाए हैं पंडित जी ने? आखिर 20,000 रुपये का क्या काम पड़ गया? आदमी ने कहा कि पंडित जी ने एक गाय खरीद ली है, उसी के लिए रुपए मनवाए हैं। दरअसल हमारे गांव में एक देसी गाय है जो एक बार में 20 लीटर दूध देती है। पंडित जी ने उस गाय को देखा और उस पर लुभा गए। उन्होंने वह गाय खरीद ली। सुलेखा ने कहा कि मुझसे तो उन्होंने कभी जिक्र भी नहीं किया कि हम गाय पालेंगे। अचानक पंडित जी ने गाय कैसे खरीद ली? आदमी ने कहा कि देखिए बहन जी, अगर आपको पैसा देना है तो दीजिए, अन्यथा हम यहाँ से जा रहे हैं। हम कोई पंडित के नौकर नहीं है। वे तो उनके सरल स्वभाव और नेक व्यवहार के कारण हम 5 कोस चलकर यहाँ आए हैं, अन्यथा पंडित जी खुद पैदल आते। हम नहीं चाहते थे कि हमारे पुरोहित हमारे रहते पैदल चलकर कष्ट झेलें। हम चलते हैं। पंडितानी मन में सोचने लगी कि सच ही बोल रहे हैं दोनों। अगर झूठ बोलने वाले होते तो इस तरह नहीं जाते। उन्होंने कहा कि आप दोनों रुकिए, मैं अभी पैसा लेकर आती हूँ। पंडितानी अंदर से पैसा निकालकर दोनों आदमियों को दे दिया और उन्हें विदा कर दिया। शाम को पंडित जी घर पधारे। पंडितानी ने देखा कि पंडित जी के सिर पर सिर्फ एक गठरी है, उनके आसपास कोई गाय नहीं है। फिर ब्राह्मणी ने सोचा कि हो सकता है चारे का प्रबंध नहीं है, इसलिए गाय को छोड़कर आ रहे होंगे। चारे का प्रबंध करने के बाद पंडित जी गाय लाने दोबारा जाएंगे। थोड़ी देर बाद पंडित जी घर के अंदर पधारे। सुलेखा ने कहा कि अजी, आज इतने सालों में आपने मुझसे एक बार भी गाय भैंस पालने का जिक्र नहीं किया। आज आपको अचानक क्या सूझा कि आपने 20,000 रुपये की गाय खरीद ली? अरे उसे चारा कौन डालेगा? अगर आपने मेरे भरोसे खरीदी है तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मुझसे गाय नहीं पाली जाएगी। विनोद पंडित चौंक गए। उन्होंने कहा कि सुलेखा, क्या बोल रही हो? मैं भला कब से गाय पालने लगा? हरे गाय पालना अहीरों का काम है, हमारा काम पूजा पाठ करना है। वैसे मैंने कब गाय खरीदी? कहीं तुम सपना तो नहीं देख रही हो? सुलेखा ने कहा कि क्या बात कर रहे हैं? अरे आपने ही तो 2 आदमी भेजे थे, वे दोनों आपके यजमान थे। दोनों आए और मुझसे बताया कि पंडित जी जहाँ पूजा कराने गए हैं वहाँ उन्हें एक गाय पसंद आ गई है। उन्होंने 20,000 रुपये मंगवाए हैं। मैंने तुरंत 20,000 रुपये दे दिए। पंडित जी ने अपना माथा पकड़ लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह की ठगी कौन कर सकता है। तभी उनका बेटा सुरेश बाहर से खेल कर आया। वह दोनों की बातें सुन रहा था। सुरेश ने कहा कि माँ, तुमने जो 2 आदमियों को पैसा दिया था उन्हें मैंने घर के बाहर देखा था। दोनों हंसते हुए जा रहे थे। पंडित जी ने दुखी होकर कहा कि भाग्यवान, हमारे कई सालों की कमाई वे ठग उड़ा ले गए। हम लोग तो लूट गए, बर्बाद हो गए। पंडितानी ने पूछा कि वैसे आप किस यजमान के यहाँ गए थे? विनोद पंडित ने कहा कि अरे, हमारे पड़ोस के गांव रामपुर के यजमान जितेंद्र के घर पूजा थी आज। पंडितानी ने पूछा कि क्या इससे पहले कभी उन्होंने आपसे पूजा पाठ कराया है? विनोद पंडित ने कहा कि नहीं भाग्यवान, उन्होंने पहली बार बुलाया था। इससे पहले मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं था, लेकिन अचानक से आज कथा के आयोजन में बुला लिया। पंडितानी का दिमाग चल गया। उन्होंने कहा कि बस एक चोर मिल गया।
आप घर पर आराम कीजिए, मैं अभी रामपुर जाती हूँ। विनोद पंडित ने कहा कि सुलेखा, तुम अकेली कहाँ जाओगी? एक स्त्री को अकेले जाना उचित नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुलेखा ने कहा कि नहीं, आपको वहां नहीं जाना है। आपको सब जानते और पहचानते हैं। अगर आप वहां चले जाएंगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा और हमारा पैसा भी चला जाएगा। आप बस शांत रहिए, मैं जैसा कहती हूं वैसा करिए। मैं उस जितेंद्र को उसकी नानी याद नहीं दिला दी तो मेरा नाम सुलेखा नहीं। पंडित विनोद ने कहा कि ठीक है भाग्यवान, जैसे भी हो हम किसी भी यत्न से अपने पैसे वापस लाकर रहेंगे। उस ठग को पता चल जाएगा कि उसका पाला एक विद्वान ब्राह्मण से पड़ा है। सुलेखा ने कहा कि आप तुरंत जाइए और पचौखर को बुलाकर लाइए। पचौखर मेरे साथ रामपुर जाएगा। पंडित जी चौंक गए। उन्होंने कहा कि भाग्यवान, उस पेटू को साथ ले जाओगी तो तुम बुरी तरह फंस जाओगी। वह भुक्कड़ कैसा है तुम नहीं जानती। सुलेखा ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, बस मैं जैसा कहती हूँ वैसा कीजिए। आप पचौखर को किसी भी तरह बुला लीजिए, मैं उसे समझा बुझाकर साथ ले जाऊंगी। विनोद पंडित ने कहा कि ठीक है, मैं अभी उसे बुला लाता हूँ। विनोद पंडित वीरपुर गांव में पचौखर को ढूंढने चल पड़े। उधर पचौखर ताड़ी पीकर एक पेड़ के नीचे सोया था। पंडित जी ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा कि काका, आपने पचौखर को देखा है क्या? 2 घंटे से ढूंढ रहा हूं, लेकिन उसका पता ही नहीं चल पा रहा। पता नहीं कहाँ छिपकर बैठा है। बुजुर्ग ने कहा कि अरे बेटा विनोद, पचौखर तो सुबह से गांव के बाहर वाले बरगद के नीचे सोया है। तुम कहाँ उसे गांव में ढूंढ रहे हो? और सुनो, जाना तो संभल कर, आजकल वह तुम्हारे ऊपर भड़का हुआ है। विनोद पंडित ने कहा कि अरे काका, आप चिंता मत करो, उसका इलाज मैं जानता हूँ। वह क्यों भड़का है मैं यह भी जानता हूँ। बताने के लिए धन्यवाद काका। विनोद पंडित तेजी से गांव के बरगद वाले पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद विनोद बरगद के नीचे पहुंच गए। वहां पर पचौखर घोड़े बेचकर गहरी नींद में सो रहा था। वहां इतनी सुंदर ठंडी हवा चल रही थी कि जो भी वहां बैठे उसे नींद आ जाए। पंडित जी ने पचौखर को जगाया। पचौखर हड़बड़ाकर उठा। उसने अपने सामने विनोद पंडित को देखकर कहा कि अरे पंडित, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे कारण तो एक बार मरते मरते बचा हूं, अब क्या सच में मारने आए हो? विनोद पंडित ने कहा कि अरे भैया पचौखर, कैसी बात करते हो? मैं भला तुम्हें क्यों मारने लगा? पचौखर ने कहा कि अच्छा पंडित, पहले मैं तुम्हारा यजमान था, आज भैया बोल रहे हो, कल को काका बोलने लगोगे? अरे पिछली बार जैसे तैसे बचा हो, इस बार तुम्हारे घर गया तो तुम्हारी पंडितानी जहर बनाकर खिला देगी। पंडित जी ने कहा कि अरे पचौखर, कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो? अरे हम तुम्हारे पुरोहित हैं, भला कोई पुरोहित अपने यजमान को हानि पहुंचा सकता है? पचौखर, तुम्हारी सोच में कमी है। रही बात उस दिन की तो सुनो। तुम जब खाने बैठे थे तब 30 रोटी खा गए थे। जब 30 रोटी खा ली तो भैया तुम्हें परेशानी हो गई। अगर थोड़ा कम खाए होते तो उस तरह तुम्हारा पेट खराब नहीं हुआ होता। पचौखर ने कहा कि पंडित जी, मुद्दे पर आइए। आखिर मेरे जैसे आलसी आदमी को आप इस तरह ढूंढते हुए क्यों आ गए? क्या मैं आपके आने का कारण जान सकता हूं? विनोद पंडित ने कहा कि पचौखर, तुम्हें पंडितानी ने बुलाया है। दरअसल बात हमारे गांव की मान सम्मान की है। मेरे साथ ठगी हो गई है। तुम मेरे साथ घर चलो, वहां पंडितानी तुम्हें सब बता देंगी। विनोद पंडित पचौखर को साथ लेकर अपने घर की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंच गए। पंडितानी सुलेखा ने कहा कि पचौखर, बात यह है कि तुम्हें मेरे साथ रामपुर जाना है। पचौखर ने कहा कि रामपुर तो मैं बाद में जाऊंगा, सबसे पहले मुझे भोजन कराओ। मैं अभी सोकर उठा हूं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुलेखा ने कहा कि बिल्कुल, मैं अभी तुम्हें भोजन परोसती हूँ, लेकिन ध्यान रहे उस दिन जैसा आज नहीं होना चाहिए। आज तुम सिर्फ 15 रोटी खाओगे, उससे अधिक मैं दूंगी ही नहीं। पचौखर ने कहा कि ठीक है ठीक है। अब आदमी के खाने पर भी रोक टोक लगने लगी। क्या जमाना आ गया है? पचौखर थोड़ी देर बड़बड़ाता रहा, लेकिन पंडितानी अपना काम निकालने के लिए चुपचाप उसके लिए भोजन लाने चली गईं। थोड़ी देर बाद पचौखर ने खूब स्वादिष्ट भोजन किया। इसके बाद उसने कहा कि हाँ तो भाभी जी, क्या बोल रही थी आप? अब मुझे समझाइए। मेरे दिमाग की बत्ती जल गई है। जब मेरा पेट खाली रहता है तो मेरे दोनों कान बंद हो जाते हैं, मुझे किसी की बात सुनाई नहीं देती। पंडितानी ने कहा कि पचौखर,
हमें पड़ोस के गांव रामपुर जाना है और वहां जाने के बाद एक ठग का शिकार करना है। इसके बाद पंडितानी ने सारी बात बता दी। पचोखर ने कहा कि उस नालायक की हिम्मत, हमारे पंडित जी को ठग लिया। हम उसकी नानी याद दिला देंगे। चलिए हम दोनों चलते हैं। पंडितानी ने कहा कि देखो पचोखर, वह एक ठग है। उसके पास बहुत शातिर दिमाग है। हमें योजना बनाकर चलना होगा। मैंने योजना बना ली है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा मैं समझाती हूँ बिल्कुल वैसे ही तुम्हें करना है। इसके बाद पंडितानी ने पचोखर को अपनी योजना सुना दी। पचोखर ने कहा कि वाह भाभी जी, आपको सलाम। आपने तो ऐसी चाल चली है कि सांप भी मर जाएगा और उसके बच्चे भी, वह भी बिना लाठी के। सब एक साथ चारों खाने चित। चलिए अब हम रामपुर चलते हैं। पंडितानी सुलेखा और पचोखर दोनों रामपुर की तरफ चल पड़े। रामपुर पहुंचने पर सुलेखा ने कहा कि पचोखर, हम इस गांव में किसी सज्जन व्यक्ति से जितेंद्र के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके बाद आगे कुछ करेंगे। पचोखर ने कहा कि ठीक है भाभी जी, आप जैसा कहो। आगे जाने पर एक बुजुर्ग मिला। पचोखर ने कहा कि काका, हमें कुछ जानकारी चाहिए थी। क्या आप हमें जानकारी दे सकते हैं? बुजुर्ग बहुत जहरीला था। गुस्से में बोला कि अरे कुत्ते, कहाँ से आया है? तुझे पता नहीं है कि मेरे पास जानकारी देने का समय नहीं है। चुपचाप अपनी पत्नी के साथ यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी बीवी के सामने ही तुम्हें पटक पटक कर मारूंगा। बूढ़े की बात सुनकर पचोखर गुस्से से लाल हो गया। और क्यों नहीं होता, एक मरा हुआ बूढ़ा उसे अपने बल का रौब दिखा रहा था। पचोखर वैसे भी मोटा तगड़ा आदमी था। वह एक साथ 10 लोगों को पछाड़ सकता था। लेकिन सुलेखा ने मोर्चा संभाला। पचोखर को समझा बुझाकर वह आगे बढ़ने लगी। आगे उन्हें एक युवक मिला। इस बार सुलेखा ने कहा कि भाई साहब, क्या आप हमें अपना 2 मिनट का कीमती समय दे सकते हैं? युवक ने कहा कि बोलो बहन, क्या बात है, बेझिझक बताओ। सुलेखा ने कहा कि हमें एक आदमी के विषय में जानना है। वह इसी गांव में रहता है। अगर आप बता देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। युवक ने कहा कि पूछिए, किसके बारे में जानना है? उसका नाम बताइए, मैं सबका हिसाब रखता हूँ। सुलेखा ने कहा कि पूर्वी टोले में जो जितेंद्र नाम का आदमी रहता है, वह कैसा आदमी है? युवक ने कहा कि क्या बहन जी, सुबह सुबह आपने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। अरे वह आदमी नहीं है। अब आप पूछ ही रही है तो मुझे बताना तो पड़ेगा। जितेंद्र एक शातिर ठग है। वह हजारों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका है। न जाने कितने लोगों को अब तक घर बुलाकर लूट लिया है। अगर आप दोनों उसके यहाँ जा रहे हैं तो यहीं से लौट जाइए। सुलेखा ने कहा कि अच्छा हुआ आपने बता दिया, नहीं तो आज हम बुरी तरह फंस जाते। वैसे उसकी शादी हुई है या नहीं? युवक ने कहा कि अरे उससे कौन शादी करेगा? आप भी क्या पूछ रही है? उस नालायक का विवाह महीने में एक बार जरूर होता है, लेकिन वह विवाह ठगी करके करता है। जो भी लड़की उसकी सच्चाई जान लेती है वह उसके घर से चंपत हो जाती है। साथ में सोना चांदी भी लेकर जाती है। उसके पास काफी धन है, लेकिन सब कुछ ठगी का है। सुलेखा ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दोनों वहां से जितेंद्र के घर की तरफ चल पड़े। सुलेखा ने कहा कि पचोखर, मैंने जैसे समझाया है सब कुछ तुम्हें याद है ना? पचोखर ने कहा कि हाँ भाभी जी, मुझे याद है। दोनों उसके घर के सामने पहुंच गए। जितेंद्र अपने घर के बाहर ही बैठा था। पचोखर और सुलेखा दोनों ने जितेंद्र को पहचान लिया। वह देखने में ही बदमाश लग रहा था। उसके करीब पहुंचने पर पचोखर ने अपना नाटक शुरू कर दिया। पचोखर जितेंद्र ठग के पास चला गया। पचोखर ने कहा कि भैया जी, क्या आप हमें थोड़ा पानी पिला सकते हैं? जितेंद्र बहुत बड़ा शातिर ठग था। उसने मन में विचार किया कि आज यह दोनों मूर्ख खुद फंसने आ गए हैं। जितेंद्र झट से बोला कि अरे भैया, क्यों नहीं, हमारे गांव में अतिथि भगवान का रूप होता है। मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। जितेंद्र अंदर से पानी लाया और दोनों को पिलाया। जितेंद्र ने कहा कि भैया, लगता है शहर से आ रहे हो और अपने गांव जा रहे हो। पचोखर ने कहा कि हाँ भैया, मैं गांव ही जा रहा हूँ। दरअसल लगन शुरू हो गया है ना। मैं चाहता हूँ कि अपनी बहन का विवाह कर दो। मैं और मेरी बहन दोनों शहर में रहते हैं। शहर का हाल तो आप जानते ही हैं। वहां लड़का ढूंढना कितना मुश्किल है, इसलिए गांव की तरफ जा रहा हूँ। जितेंद्र के मन में ठगी का लड्डू फूटने लगा। उसने मन में विचार किया
कि क्यों ना इन्हें फंसाया जाए और इस स्त्री से मैं विवाह कर लूं। शहर में रहते हैं, अच्छा पैसा कमा कर आए होंगे। जितेंद्र ने कहा कि भैया, बिल्कुल सही सोच है आपकी। अरे हमारे गांव की बात अलग है, शहर में गांव जैसा लड़का कहाँ मिलेगा। वैसे अभी शाम होने को आई है, अगर आप चाहें तो मेरे घर आज रुक सकते हैं। आगे गांव के बाद जंगल पड़ता है, अगर आप लोग इस समय जाएंगे तो बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। वैसे आप लोगों की मर्जी। पचोखर ने मन में विचार किया कि अब आया भूत पहाड़ के नीचे। इसको लग रहा होगा कि यह हमें फंसा रहा है, जबकि हम इसे फंसाने आए हैं। पचोखर ने कहा कि अच्छा हुआ भैया जो आपने बता दिया, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी। हम दोनों आपके यहाँ ठहर जाते हैं, बस हमें एक कमरा दे दीजिएगा रहने को। जितेंद्र ने कहा कि अरे भैया, कैसी बात करते हो, मेहमान भगवान होता है। आप दोनों अच्छे से अपना घर समझकर इस घर में ठहरें, मैं किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। आप दोनों मेरे मेहमान हैं, बस यही समझिए। पचोखर और सुलेखा अंदर चले गए। इधर जितेंद्र दोनों के लिए भोजन लाने पास की दुकान पर चला गया। सुलेखा ने कहा कि पचोखर, ध्यान रखना है, अब मुर्गे को हलाल करने की बारी है। पचोखर ने कहा कि सुलेखा भाभी, मुझे याद है, आप निश्चिंत रहिए। थोड़ी देर बाद जितेंद्र दुकान से भोजन लेकर घर पहुंचा। सभी लोग भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद पचोखर ने कहा कि वैसे भैया, आपका नाम क्या है? जितेंद्र ने कहा कि मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद है। मेरे पिताजी का नाम लोहित प्रसाद है। मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। पचोखर ने कहा कि अच्छा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप देखने में भी अच्छे हो और दिल के भी अच्छे हो, अन्यथा कौन यहाँ किसी को भोजन कराता है? भैया, मैं अगर एक बात कहूँ तो मेरी बात का बुरा नहीं मानोगे ना? जितेंद्र ने कहा कि अरे, आप हमारे मेहमान हैं, आप बेझिझक बोलिए। आप हमें गालियाँ भी देंगे तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। पचोखर ने कहा कि अरे नहीं भैया, मैं क्या कोई पागल हो जो आपको व्यर्थ में गाली दूंगा। दरअसल मेरे मन में विचार आ रहा था कि क्यों ना मैं अपनी बहन का विवाह आपसे तय कर दूं। आप धनी आदमी हैं, मेरी बहन आपके घर में रानी बनकर रहेगी। जितेंद्र ने कहा कि आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं आपसे बोलना चाहता था, लेकिन लोक लाज के कारण आपसे कुछ नहीं कह सका। बात यह है कि हमारे संस्कार उम्र से बड़े हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर हम लोग कुछ भी बोलते हैं। हमारे पूरे खानदान का यही हाल है। पचोखर ने कहा कि भैया जितेंद्र, विवाह करने से पहले हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब तक लड़का और लड़की दोनों एक साथ लड़की के घर के कुल गुरु के सामने अपना माथा नहीं टेकते, तब तक उनका विवाह नहीं होता। अगर आपके पास समय है तो कल हमारे साथ हमारे घर चलिए, साथ ही धन भी ले लीजिएगा। अब शादी वहीं पर हो जाएगी। इसके बाद कुछ दिन ठहर कर आराम से वहां रहने के बाद घर लौट जाइएगा। जितेंद्र ने कहा कि मुझे आपकी बात मंजूर है। हम कल सुबह ही आपके घर के लिए चल पड़ेंगे और मेरा विवाह आपका पूरा गांव देखेगा। मैं इतना धन खर्च करूंगा कि आपके गांव में उतना कभी नहीं हुआ होगा। पचोखर मन ही मन बहुत खुश था। पंडितानी की योजना सफल हो रही थी। अगले दिन योजना के अनुसार पचोखर और सुलेखा जितेंद्र को अपने साथ लेकर वीरपुर के लिए चल पड़े। वीरपुर पहुंचने के बाद पचोखर ने कहा कि जितेंद्र साहब, आप घर के बाहर रुकिए, मैं अंदर प्रबंध करके आता हूँ। ये विवाह तुरंत ही कर दिया जाए। जितेंद्र ने कहा कि ठीक है साले साहब, जैसा आप कहो। पचोखर और सुलेखा अंदर चले गए। अंदर पंडित विनोद जी उदास होकर बैठे थे। पचोखर ने कहा कि पंडित जी, मुर्गे को हलाल करने का समय आ गया है, आप तैयार हो जाइए। सुलेखा ने कहा कि आप पूजा वाली कमरे में छिप जाइए और हाँ, एक मजबूत डंडा अपने साथ लेकर जाना। पंडित जी दोनों के बताए अनुसार वहां से चले गए। सुलेखा ने जितेंद्र से कहा कि चलिए जी अंदर, हम माथा टेक आते हैं। जितेंद्र झट से सुलेखा के साथ अंदर कमरे में दाखिल हो गया। अंदर जाते ही विनोद पंडित ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। विनोद पंडित को देखकर जितेंद्र चौंक गया। वह अभी कुछ बोल पाता, इससे पहले विनोद पंडित डंडे बरसाने लगे। मारते मारते उसे नानी याद दिला दी। इसके बाद विनोद पंडित ने कहा कि और जितेंद्र यजमान, कुछ याद आया। जितेंद्र सारा मजरा समझ गया कि उसे बकरा बनाकर यहाँ लाया गया है। जितेंद्र ने कहा कि पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई।
मैं अभी आपके पैसे लौटा देता हूँ। जितेंद्र ने झट से 20,000 रुपये निकाले और विनोद पंडित को थमा दिए। सुलेखा ने कहा कि नहीं नहीं, 20,000 नहीं, अब तुम्हें 40,000 रुपये देने हैं। अगर 40,000 नहीं दिए तो तुम्हारा कचूमर निकल जाएगा आज। जितेंद्र ने कहा कि मैं 40 नहीं 50,000 रुपये देता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मुझ पर रहम कीजिए पंडितानी जी। जितेंद्र ने 50,000 रुपये दिए और वहाँ से भाग गया। रास्ते में वह कान पकड़ते हुए जा रहा था और मन में प्रण कर रहा था कि आज के बाद किसी भी आदमी को अपनी ठगी का शिकार नहीं बनाऊंगा। इधर पचोखर ने कहा कि पंडित जी, अब मैं चलूं। पंडितानी ने 5,000 रुपये पचोखर को देते हुए कहा कि आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस संकट में हमारा साथ दिया। आपको जब भी भोजन करना हो बेझिझक हमारे घर आ जाइएगा। हमारा दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। पचोखर 5,000 रुपये पाकर खुशी खुशी वहां से चला गया। धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया। ब्राह्मण विनोद की एक बड़े गांव में बहुत अधिक यजमानी थी। वह गांव वीरपुर से 5 कोस की दूरी पर था। उस गांव का नाम चिलबिला था। ब्राह्मण विनोद चिलबिला जाते और कई दिनों तक कथा सुनाते। उसके बदले उन्हें इतनी दक्षिणा मिल जाती कि उसे लेकर आना उनके बस की बात नहीं रह जाती। तो ज्यादातर दक्षिणा यजमान के पास ही छोड़ देते कि दूसरी बार ले जाऊंगा। वीरपुर से चिलबिला के लिए कोई सीधा मार्ग नहीं था। सिर्फ एक संकरी सी पगडंडी थी जिस पर लोग पैदल ही आया जाया करते थे। बरसात के दिनों में तो उस रास्ते पर चलना मुश्किल हो जाता था। ब्राह्मण विनोद के लाए धन से सिर्फ परिवार ही चल पा रहा था। तो एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि महाराज जी, इस तरह काम कैसे चलेगा? बेटी रोज बढ़ रही है, उसके लिए भी कुछ सोचिए। उसका विवाह कुछ ही सालों में करना पड़ेगा। आप दक्षिणा यजमान के पास ही छोड़ देते हो। उधार दिए गए पैसे और यजमान के पास छोड़े गए धन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उधार दिया गया पैसा मांगने जाओ तो लोग लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। यजमान के पास छोड़े धन को अगर मांगने लगे तो लोग आपको लालची कहने लगेंगे। कुछ तो अपना मुंह खुला लेंगे। आप मेरी मानो तो एक घोड़ी खरीद लो, उससे आपको आने जाने में सुविधा रहेगी। दूसरे उस पर ढेर सारा सामान भी लेकर आ सकते हो। ब्राह्मण ने कहा कि भाग्यवान, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैंने कभी घोड़ी की सवारी की ही नहीं, तो फिर घोड़ी पर कैसे बैठूंगा? ब्राह्मणी ने कहा कि आप चिंता मत करो, पहले घोड़ी खरीद लो। अरे, जितने भी लोग घोड़े की सवारी करते हैं, कोई माँ के पेट से सवारी करना सीख कर नहीं आता। सब यहीं पर सीखते हैं। आप भी सीख जाओगे। दांत के सिद्धनाथ व्यापारी से संपर्क कर लो। वे घोड़े की खरीद बिक्री का काम करते हैं। वे आपको घोड़ी खरीदवा देंगे। ब्राह्मण सिद्धनाथ के पास गए और उनसे बोले कि भाई, तुम मुझे एक घोड़ी खरीदवा दो। मेरी यजमानी बहुत दूर है, वहां आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। सिद्धनाथ ने ब्राह्मण को बहुत गौर से देखा। ब्राह्मण के आगे पीछे चारों तरफ घूम कर देखा। फिर बोले कि महाराज जी, आपके लिए घोड़ी उपयुक्त नहीं रहेगी। बात यह है कि आप घोड़ी पर चढ़ नहीं पाओगे, और किसी तरह चढ़ गए तो घोड़ी आपका भार नहीं उठा पाएगी, वह बैठ जाएगी। आपके लिए उपयुक्त यही रहेगा कि घोड़ी खरीदने का विचार त्याग दो। आप अपने लिए एक गधा रख लो। ब्राह्मण ने कहा कि सिद्धनाथ, क्यों मजाक करते हो? मैं गधे का क्या करूंगा? सिद्धनाथ ने कहा कि महाराज जी, मेरी बात आप समझे नहीं। अरे, एक मूर्ख चेला रख लो। आपके साथ रहने से उसे लाभ ही होगा। हमारे गांव में जियत ही ऐसा आदमी है जो निकम्मा और बेकार है। उसके भोजन का खर्च भी नहीं चल पाता। उसकी पत्नी कब से भागकर मायके में बैठी है। जियत की हालत यही रही तो उसकी पत्नी भी एक दिन उसके हाथ से निकल जाएगी। मूर्ख के भरोसे कब तक रहेगी? मगर आप उसे साथ रख लेते हो तो उसकी भोजन की समस्या तो हल हो ही जाएगी। उसका घर भी टूटने से बच जाएगा। ब्राह्मण ने कहा कि ठीक कहते हो। हम अब घोड़े गद्दे की बात छोड़ते हैं, जियत को ही देखता हूँ। ब्राह्मण जियत के पास गए और बोले कि जियत, मुझे एक चेले की जरूरत है। तुम मेरा चेला बनना पसंद करोगे? जियत ने कहा कि यह तो महाराज जी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। मैं कई कई दिन तक भूखा रह जाता हूँ। आपके साथ रहने से मेरा पेट तो भर जाएगा। ब्राह्मण जियत को लेकर घर आए। ब्राह्मणी ने पूछा कि महाराज जी, क्या घोड़ी खरीदने की बात की? ब्राह्मण ने कहा कि अब इस गद्दे के रहते मुझे घोड़ी की क्या जरूरत है। इसे खाना खिलाओ, हमें तुरंत यजमान के लिए निकलना है।
पंडितानी ने जो कुछ था तुरंत खिला दिया। हालांकि जियत का पेट उससे नहीं भरा था, लेकिन उसके मन में विश्वास था कि यजमान में बहुत खाने को मिलेगा। तो इस विश्वास के साथ वह 10 कोस की दूरी तय कर गया। यजमान में पहुंचते ही ब्राह्मण का बहुत सत्कार हुआ। यजमान ने खाने को बहुत दिया। बहुत दिनों बाद आज जियत का पेट भरा था। इतना खाया था कि उससे चला नहीं जा रहा था। हालांकि कहीं दूर नहीं जाना था, वहीं रहकर ब्राह्मण को कथा सुनानी थी। तो ब्राह्मण यजमान को 3-4 दिन तक कथा सुनाते रहे। उसके बाद एक दिन सुबह एक यजमान के यहाँ खा पीकर अपनी दक्षिणा लेकर जियत के साथ घर चल दिए। जियत की हालत ये हो गई थी कि खाने के बाद खुद नहीं चल पा रहा था, तो ब्राह्मण की दक्षिणा कैसे उठा लाता। वह कुछ दूर चलने के बाद ही सिर की गठरी फेंक दिया। ब्राह्मण ने कहा कि जियत, तुम यह क्या कर रहे हो? गठरी क्यों फेंक दी? जियत ने कहा कि महाराज जी, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। लगता है मेरी जान निकल जाएगी। कुछ ज्यादा ही खा लिया है। अब मेरी गठरी आप ही ले चलो। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे ऊपर तो पहले से एक बड़ी गठरी लदी पड़ी है। अब तुम्हारी भी गठरी ले लूंगा तो मुझसे तो चला ही नहीं जाएगा। जियत ने कहा कि अब नहीं चला जाएगा तो हम इस गठरी को यहीं कहीं छोड़ देते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि क्या बात करते हो? कितनी मेहनत के बाद तो यह थोड़ी सी दक्षिणा मिलती है और तुम कहते हो कि इसे छोड़ दो। जियत ने कहा कि अरे मेरी ही नहीं, आपको अपने ऊपर लदी गठरी भी फेंकनी पड़ेगी, क्योंकि मुझसे चला नहीं जा रहा। अब आपको मुझे ही उठाकर लेकर चलना पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा कि तुम जब खाने बैठते हो तो अपने पूरे खानदान के लिए भी एक बार में ही खा लेते हो। तुम्हारा घर जाना कोई जरूरी नहीं। तुम यहीं पड़े रहो। मेरी गठरी दो, मैं अब चला। ब्राह्मण अब दोगुना वजन उठाकर घर को चल पड़े। काफी ज्यादा वजन लाने में उन्हें बहुत परेशानी हुई। फिर भी रात होते होते घर आ गए। उनका यह गधा बेकार हो चुका था। उन्होंने सोच लिया कि अब कोई चेला नहीं रखेंगे और अगली बार यजमान में जाएंगे तो सबके यहाँ की दक्षिणा गांव के मुखिया के पास जमा करा लेंगे। उसके बाद मजदूर लगाकर सभी अन्न घर ले आएंगे। उधर जियत ने यजमान में ही सुन लिया था कि ब्राह्मण की बहुत सारी दक्षिणा यजमान के पास बाकी है। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम चलकर सभी दक्षिणा इकट्ठा कर मुखिया के घर रख दें और कल सुबह सारी दक्षिणा का अन्न मजदूर लगाकर लेकर ससुराल चले जाए। अब 1-2 साल आराम से ससुराल में रहकर ही खाऊंगा। ब्राह्मण ने कौन सा यहाँ दक्षिणा के लिए पैसे दिए हैं। वह फुर्ती के साथ चिलबिला गांव चला गया। वहां ब्राह्मण के यजमानों से उसने बताया कि महाराज जी ने मुझे सभी के यहाँ से दक्षिणा इकट्ठा करके मुखिया जी के घर रखने को कहा है। तो यजमानों ने खुद ही दक्षिणा मुखिया के घर पहुंचा दी। दक्षिणा इतनी इकट्ठा हो गई थी कि 4-5 बैलगाड़ी से जा सकती थी या फिर 100 मजदूर लेकर जा सकते थे। तो जियत ने 100 मजदूर भी तैयार कर लिए। अब अन्न लेकर जाना था। मुखिया जी ने उसे ले जाने के लिए हरी झंडी भी दिखा दी थी, लेकिन इस वक्त पर मुखिया की पत्नी ने सिग्नल लाल कर दिया। उन्होंने कहा कि बिना ब्राह्मण की आज्ञा के यहाँ से कोई माल नहीं जाएगा। ब्राह्मण ने हम में से किसी से नहीं कहा है कि मेरा माल भिजवा देना। कल यह आदमी अन्न इकट्ठा कर रहा था, तब कहा था कि ब्राह्मण ने सारी दक्षिणा इकट्ठा करने को कहा है, लेकिन अब यह लेकर जाने पर उतारू हो गया है। हम इसे यहाँ से एक मुट्ठी अन्न भी नहीं ले जाने दे सकते। जियत ने कहा कि आप क्या बात करती हैं? क्या मैं कोई ठग लगता हूँ? स्त्री ने कहा कि लगते नहीं हो, बल्कि तुम एक ठग हो। अभी हम तुमको भी एक कोठरी में बंद करवा कर रखते हैं। ब्राह्मण के आने के बाद ही तुम्हें छोड़ेंगे। इतना कहना था कि जियत ने भागने के लिए दौड़ लगा दी। जब तक मुखिया जी और उनके पास खड़े आदमी कुछ समझ पाते, जियत भाग चुका था। मुखिया जी समझ चुके थे कि यह ब्राह्मण के साथ आकर ही ब्राह्मण की दक्षिणा की ठगी करना चाहता था। कैसे नमकहराम हो चले हैं कुछ लोग कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उधर ब्राह्मण फिर से यजमान के लिए चल दिए तो रास्ते में उन्हें पता चला कि जियत की स्त्री ने अपना दूसरा विवाह कर लिया है। उसका नया पति शहर में रहकर तांगा चलाता है। ब्राह्मण को यह खबर सुनकर बहुत दुख हुआ कि स्त्री को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जियत माना कि आलसी है, कामचोर है, लेकिन एक दिन जरूर सुधर जाता। लेकिन जब यजमान में पहुंचे और उसके कारनामे सुने तो दंग रह गए। उन्हें लगा कि उसकी पत्नी का फैसला गलत नहीं था, वह इसके साथ बिल्कुल ठीक ही की है। इंसान का जीवन सिर्फ एक बार ही मिलता है।
कभी दुर्भाग्यवश कंटीली झाड़ी में गिर पड़े तो उसे नसीब मानकर वही नहीं सो रहना चाहिए, बल्कि अपना दामन बचाकर निकल लेना चाहिए। ब्राह्मण की दक्षिणा मुखिया की स्त्री की सूझबूझ से बच गई थी। ब्राह्मण अपने ही चेले से लूटने से बच गए थे। उन्हें अब अपनी पत्नी का सुझाव अच्छा लगने लगा था कि एक घोड़ी खरीद लो। वह खुद चढ़ने के लिए नहीं तो माल ढोने के काम तो जरूर आएगी। समय के साथ ब्राह्मण ने घोड़ी खरीद ली थी और फिर किसी को अपना चेला नहीं बनाया। जियत भी पता नहीं कहाँ चला गया, फिर लौटकर वापस गांव नहीं आया। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी लिखें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में भोलापन अच्छा है, लेकिन अंधविश्वास नहीं। बुद्धिमानी और चतुराई से ही हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथ ही जीवन में गलत लोगों के साथ अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि समय रहते उनसे किनारा कर लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी का भोलापन और भलाई का फायदा उठाना महापाप है। राधे राधे दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो 16वीं सदी के एक प्राचीन नगर की है। ये कहानी है विश्वासघात की, षड्यंत्र की और एक छोटे से तोते की बुद्धिमानी की। इस कहानी में आपको राजनीति के खेल, धोखे की चालें और सच्चाई की जीत देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप हमारे KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए कहानी शुरू करते हैं। 16वीं शताब्दी का समय था। उन दिनों एक नगर बसा हुआ था जिसका नाम था मचक नगर। ये नगर बहुत पुराना था और इसका इतिहास भी बड़ा अजीब था। इस नगर पर राजा देवशरण का शासन था। राजा देवशरण बेहद प्रतापी और धर्मपरायण थे। उनके मुंह से निकला एक शब्द भी आग की तरह असर करता था। प्रजा का पालन करना और न्याय देना उनका स्वभाव था। पूरे राज्य में सुख और शांति का वातावरण रहता था। प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। राजा देवशरण की रानी का नाम कोमलमती था। रानी अत्यंत सुंदर थी और राजा से गहरा प्रेम करती थी। वे राजा का हमेशा ध्यान रखती थी। राजा भी रानी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दोनों को विवाह हुए 5 साल बीत चुके थे, लेकिन उनका प्रेम अभी भी नववधू जोड़े जैसा ताज़ा था। दोनों में इतना लगाव था कि एक दूसरे के बिना नींद भी पूरी नहीं होती थी। राजा के महल में 2 प्रमुख मंत्री थे। पहला था जोखन कुंवर और दूसरा था दुबड़ी भार। राजा अपने हर फैसले के लिए जोखन से सलाह लेते थे, क्योंकि वह उनका सबसे खास मंत्री था। दुबरी को नगर की सीमाओं की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। वह अपने काम के साथ साथ नगरवासियों का भी बहुत ध्यान रखता था, लेकिन दोनों मंत्रियों में जमीन आसमान का फर्क था। जोखन एक धूर्त और बेशर्म किस्म का इंसान था। उसकी नीयत दासियों पर खराब रहती थी। इसके अलावा वह राजा की गद्दी पर भी कब्जा करना चाहता था, परंतु ये कोई आसान काम नहीं था। उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट दुबरी थी। दुबरी को जोखन की सारी चालें पता थी, लेकिन वह चुप रहता था। दुबरी बहुत चतुर था। वह जानता था कि अगर मैंने जोखन के खिलाफ राजा से एक शब्द भी कहा तो राजा बिना सोचे समझे मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। इसलिए वह सोचता था कि बेहतर यही है कि मैं अपने पद पर बना रहूं और राजा की सुरक्षा पर नजर रखूं। एक दिन राजा अपने दोनों मंत्रियों के साथ नगर का निरीक्षण करने निकले। वे चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक एक जगह पर उन्होंने बहुत भीड़ देखी। एक बगीचे में सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए थे। राजा इतनी भीड़ देखकर हैरान हुए। राजा ने जोखन से पूछा कि मंत्री जी, आपको कुछ दिख रहा है? जोखन बोला कि हाँ महाराज, मुझे दिख रहा है। आज का मौसम कितना सुहाना है। ये हरे भरे पेड़, खेत और बागान मन को शांति दे रहे हैं। राजा बोले कि अरे मंत्री जी, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं उस बगीचे में जुटी भीड़ की बात कर रहा हूँ। इतने लोग एक साथ वहाँ क्या कर रहे हैं? मंत्री जोखन ने कहा कि महाराज, बस इतनी सी बात, चलिए हम वहां चलकर पूछ लेते हैं। राजा भीड़ के पास पहुंच गए। लोगों ने राजा को देखकर अभिवादन किया। राजा ने पूछा कि नगरवासियों, आप सब यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? क्या कोई समस्या है?
गिर में से एक बुजुर्ग आगे आए और बोले कि महाराज, आपके रहते हमारे नगर में कोई समस्या हो ही नहीं सकती। दरअसल इस बगीचे में एक संत पधारे हैं। वे बहुत ज्ञानी है और अपने आशीर्वाद से लोगों के दुख दूर कर देते हैं, इसलिए पूरा नगर उनका इंतजार कर रहा है। राजा बोले कि यह तो बहुत अच्छी बात है, क्या हम भी महात्मा जी से मिल सकते हैं? बुजुर्ग ने कहा कि जी महाराज, जरूर मिलिए, परंतु महात्मा जी स्नान करने गए हैं, उन्हें आने में कुछ समय लगेगा, तब तक आप यहीं विराजिए। राजा बोले कि काका, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, मैं नगरवासियों के साथ जमीन पर ही बैठ जाता हूँ। राजा देवशरण और उनके मंत्री नगरवासियों के साथ बैठ गए। कुछ समय बाद महात्मा जी वहां आए। सभी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा जी ने पहले राजा देवशरण को अपने पास बुलाया। महात्मा जी बोले कि राजन, आप प्रजा के साथ बैठे थे, यह देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आपके अंदर कोई घमंड या भेदभाव नहीं है। राजा ने कहा कि महाराज, आपका हमारे नगर में स्वागत है। मैं अपने नगरवासियों को परिवार मानता हूँ। परिवार के साथ उठना बैठना तो सामान्य बात है। महात्मा जी बोले कि राजन, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि महात्मा जी, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। महात्मा जी ने राजा को एक अमरूद दिया और बोले कि राजन, यह अमरूद आपके जीवन में उजाला लाएगा, इसे अपनी रानी को खिला देना, इसे खाने से आपका पूरा नगर खुशी से झूम उठेगा। राजा ने महात्मा के चरण स्पर्श किए और महल की ओर चल पड़े। मंत्री जोखन सोचने लगा कि आखिर इस अमरूद को खाने से ऐसा क्या होगा कि पूरा नगर खुश हो जाएगा। तभी उसे याद आया कि राजा रानी को कोई संतान नहीं है। उसने सोचा कि जरूर महात्मा ने संतान प्राप्ति के लिए यह अमरूद दिया है। थोड़ी देर बाद राजा अपने महल पहुंचे। वे सीधे रानी के कक्ष में गए। राजा बोले कि महारानी, आज मैं आपके लिए एक सुंदर उपहार लाया हूं। यह सिर्फ उपहार नहीं, बल्कि हमारे राज्य के लिए वरदान है। राजा ने रानी के हाथ में अमरूद थमा दिया। रानी अमरूद देखकर हंस पड़ी। रानी बोली कि महाराज, आप भी ना, ये कैसा उपहार है? आपको तो पता है कि मुझे अमरूद से सख्त नफरत है। ये फल तो जानवर खाते हैं। राजा बोले कि महारानी, आप क्या कह रही हैं? इस अमरूद का अपमान मत कीजिए। ये कोई साधारण अमरूद नहीं है, ये एक संत से मिला है। वे मुझ पर प्रसन्न होकर यह दी है। आप तुरंत इस अमरूद से माफी मांगिए। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस फल से क्षमा मांगी। रानी ने पूछा कि महाराज, ये कैसा आशीर्वाद है? महात्मा जी ने बताया नहीं कि इस फल को खाने से क्या लाभ होगा। राजा बोले कि महारानी, यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आई। महात्मा ने सिर्फ इतना कहा कि इस फल को रानी को खिला देना, इसके बाद तुम्हारे पूरे नगर में खुशी छा जाएगी। रानी समझ गई कि यह पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद है। रानी बोली कि महाराज, आप कितने भोले हैं। ये पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद है। हमारे राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाएगा तो पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। राजा बोले कि अरे महारानी, आप बिल्कुल सही कहती हैं, आप तुरंत यह फल खा लीजिए। रानी ने फल खा लिया। समय बीतता गया। 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। राजा खुशी से झूम उठे। पूरे नगर में जश्न मनाया गया। राजा ने राजगुरु को बुलाया और राजकुमार का नामकरण करवाया। राजगुरु ने राजकुमार का नाम राघव रखा। राजकुमार का चेहरा देखने से ही लगता था कि यह भविष्य में महान बनेगा। समय चलता रहा। राजकुमार 5 वर्ष के हो गए। अब उन्हें शिक्षा के लिए भेजने का समय आ गया था। राजकुमार के लिए यह सौभाग्य की बात थी कि उन्हें किसी दूसरे राज्य में नहीं जाना था। राजगुरु का आश्रम महल से कुछ ही दूरी पर था, परंतु शिक्षा नीति के अनुसार राजगुरु ने राजकुमार को अपने आश्रम में ही ठहरा दिया। राजकुमार ने शिक्षा लेनी शुरू की। राजगुरु ने राघव को हर विद्या सिखाई। तंत्र मंत्र, राज्य संचालन, युद्ध कौशल, सब कुछ सिखाया। राजगुरु के आश्रम में 5 राज्यों के राजकुमार और राजकुमारियां शिक्षा लेने आते थे। राजगुरु अपनी शिक्षा के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। कुछ वर्षों बाद राजा देवशरण को खबर मिली कि राजकुमार की शिक्षा पूर्ण हो गई है, वे उन्हें महल ला सकते हैं। राजा खबर सुनकर तुरंत आश्रम की ओर चल पड़े। राजा ने राजगुरु को प्रणाम किया और बोले कि महात्मा जी, मैं राजकुमार को महल ले जा सकता हूँ। राजगुरु बोले कि राजन, आपका राजकुमार अब हर तरह से निपुण है।
आप उन्हें ले जा सकते हैं, परंतु मुझे आपसे एक ज़रूरी बात कहनी है। कल आपके महल में पड़ोसी राजा जोरन सिंह आएंगे। वे आपके राजकुमार का हाथ मांगने आएंगे। आप बेझिझक उनसे रिश्ता तय कर लेना। इसके पीछे एक रहस्य है। आप गलती से भी उनके रिश्ते को ठुकराना मत। राजा बोले कि महात्मा जी, आपका जैसा आदेश होगा वैसा ही होगा। राजा राजकुमार को लेकर महल की ओर चल पड़े। अगले दिन राजा जोरन राजा के दरबार में आए और राजकुमार का हाथ मांगा। राजा देवशरण तुरंत शादी के लिए राजी हो गए। शादी का दिन तय हुआ। राजा जोरन अपने राज्य लौट गए। विवाह का समय नजदीक आने लगा। विवाह को सिर्फ 2 दिन बचे थे। राजा पूरी तैयारी में जुटे थे, परंतु अचानक राजा एक षड्यंत्र का शिकार हो गए और दुनिया छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। हाहाकार मच गया। मंत्री जोखन को यह खबर मिली। वह अपनी साजिश में सफल हो गया था। उसने राजा को रास्ते से हटा दिया था, परंतु उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। नगरवासियों ने तुरंत राजकुमार राघव को अपना नया राजा घोषित कर दिया। अब राजकुमार के विवाह की बारी थी। राजमाता ने साफ मना कर दिया। मंत्री जोखन भी चाहता था कि राजमाता विवाह से मुकर जाए, परंतु राजकुमार राघव ने सबकी बातों को नजरअंदाज किया। उन्होंने जोरन सिंह की राजकुमारी मंदिता से विवाह कर लिया और उन्हें अपने महल ले आए। राजकुमारी मंदिता राजा राघव के लिए बहुत भाग्यशाली थी। वे राजकाज में राजा को अच्छे सुझाव देती थी। सबसे खास बात यह थी कि उनके पास एक पालतू तोता था। वह बहुत चतुर था और रानी से मनुष्य की तरह बात करता था। एक दिन तोते ने रानी को सुझाव दिया कि वे राजा के लिए खुद भोजन बनाए। राजा को कभी भी दूसरों का दिया हुआ खाना नहीं खाने देना चाहिए, पहले उसकी जांच करवा लेनी चाहिए। तोता बोला कि रानी जी, मुझे इस महल में षड्यंत्र की बू आ रही है, इसलिए आप खुद भी सावधान रहे। रानी जानती थी कि राजा भोजन वाली बात पर राजी नहीं होंगे। वे किसी का भी दिया हुआ खा लेंगे, इसलिए रानी ने एक योजना बनाई। रानी ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने एक महात्मा के बताए अनुसार एक व्रत रखा है। उस व्रत को पूरा करने के लिए मुझे खुद भोजन बनाना होगा। हम दोनों को 6 महीने तक अपने हाथ से बनाया भोजन ही खाना होगा। इस बीच किसी का दिया कुछ भी नहीं खाना है, वरना व्रत भंग हो जाएगा। ये उपाय भी तोते ने ही बताया था। तोते ने कहा था कि राजा पहले आनाकानी करेंगे, उन्हें यह कठिन लगेगा, परंतु धीरे धीरे रानी को खाना बनाने की आदत पड़ जाएगी और राजा को रानी के हाथ का खाना खाने की आदत पड़ जाएगी। रानी के सुझाव को राजा ने स्वीकार कर लिया। राजमाता को भी यह सुझाव अच्छा लगा। वे बार बार राजा को समझाती थी कि बिना जांच किए कहीं भी खाना मत खा लीजिए, परंतु राजा अपनी जिह्वा से लाचार थे। एक बार किसी की दी मिठाई खाने से ही राजा की तबीयत खराब हो गई थी। राजा रानी के विवाह का समय बीतने लगा। रानी को कोई संतान नहीं हुई तो मंत्री जोखन काफी चिंतित हुआ। मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, राजा रानी के विवाह के 1-2 साल में ही संतान हो जाती है, परंतु आपको विवाह हुए 9 साल होने को आए और आप निसंतान है। मेरी माँ ने तो सुल्तानपुर के वैद्य भगचंद जी को दिखा लीजिए, अवश्य ही रानी को संतान हो जाएगी। परंतु समस्या यह है कि वैद्य जी बहुत वृद्ध है, वे कहीं आते जाते नहीं, तो रानी जी को ही वहां जाना पड़ेगा। राजा बोले कि इसमें कौन सी समस्या है, हम रानी जी के तोते को आपके साथ भेज देते हैं। रानी अपनी बात तोते से बता देंगी, तोता रानी की बात वैद्य से बता देगा। इस तरह समस्या का हल निकल आएगा। मंत्री बोला कि महाराज, यही बात मैं भी सोच रहा था, परंतु आपसे कहने में संकोच कर रहा था। दूसरे दिन मंत्री तोते को साथ लेकर सुल्तानपुर के लिए निकल गया, परंतु उसे तो सुल्तानपुर जाना ही नहीं था। सुल्तानपुर में कोई भगचंद नाम का वैद्य नहीं रहता था। वह तोते को लेकर जंगल में गया। तोते को शंका हुई कि यह मंत्री रास्ता छोड़कर जंगल की ओर क्यों जा रहा है। सुल्तानपुर तो विपरीत दिशा में है, जरूर मंत्री कोई धोखा करने वाला है। तोते को मंत्री ने पहले कंधे पर बिठाया था, परंतु अब बहुत बेरहमी से हाथ में पकड़ लिया था। तोता मंत्री से बोला कि मंत्री जी, जरा मुझे आज़ाद करेंगे, मुझे जंगल में फल खाए बहुत दिन हो गए, कोई फल खा लूं तो फिर हम चलते हैं। मंत्री बोला कि साले, तुझे आज ऐसा फल खिलाऊंगा कि फिर उड़ने के काबिल नहीं रह जाएगा। तू बहुत रानी का रक्षक बनता है, तेरी बुद्धि के कारण ही रानी बहुत होशियार बनती है। तोता बोला कि मंत्री जी, आप क्या कह रहे हैं, मैं होशियार नहीं हूँ,
अरे होशियार तो आप हैं। मैं तो एक साधारण तोता हूँ। जो मुझे पालेगा, भोजन देगा, उसी का गुण गाऊंगा। आप मुझे पाल लोगे तो आपका गुण गाऊंगा। मुझे कौन सा राजा बनना है जो रानी का ही बनकर रहो। आप चाहो तो मैं आज से आपके साथ चलूंगा और आपका ही गुण गाऊंगा। मंत्री बोला कि साले, तेरी गर्दन मेरी मुट्ठी में जकड़ी है, फिर भी चतुराई दिखाने से बाज नहीं आ रहा। क्या तू मुझे मूर्ख समझता है? मैं अपने दुश्मन के कुत्ते बिल्लियों को भी नहीं छोड़ता। साले, तुम्हें नहीं पता कि राजा के पिता देवशरण को मैंने ही मारा था। सारे जासूस और गुप्तचर पता लगाते रह गए, परंतु आज तक मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाए। मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ, कोई सबूत नहीं छोड़ता कि जिससे कोई मुझ पर शक भी कर सके। साले, तुझे मारूंगा, फिर जाकर रानी को बताऊंगा कि तोते को उसकी तोती मिल गई थी। बस फिर क्या था, साला उसके साथ उड़ गया और मैं देखता रह गया। तोता बोला कि मंत्री जी, आप राजा रानी के साथ जो करना है करो, मुझे उससे क्या लेना देना। इस राज्य का राजा चाहे राघव रहे या मंत्री जोखन रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे रानी से भी क्या लेना देना। वह कौन सी मेरी पत्नी है। वह राजा से प्रेम करे या किसी और से करे, उसमें मेरा क्या जाता है। मुझे तो बस भोजन से मतलब है। आप चाहते हो कि मैं रानी के पास नहीं रहूं तो नहीं रहूंगा, मुझे आज़ाद छोड़ दो। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जंगल से वापस राजमहल नहीं जाऊंगा। मेरी भी इच्छा है कि आप राजा बन जाओ। मैं अपनी आंखों से आपको राजा बनते देखो। मंत्री बोला कि तू ठीक कहता है, मुझे तुमको जिंदा रखना है ताकि तू मुझे राजा बनता देख ले। तुझे मारूंगा नहीं, परंतु उड़ने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। मंत्री ने तोते के पंख तोड़ दिए और जंगल की झाड़ियों में फेंक दिया। फिर वह आगे बढ़ गया। जंगल में वहां एक ग्वाला अपनी गाय चरा रहा था। वह उस वक्त एक पेड़ पर चढ़कर बैठा था। वह यह सब तमाशा देख रहा था। उसने तोते और मंत्री की बातें भी सुन ली। उसने तोते को पंख तोड़कर झाड़ी में फेंकते हुए भी देखा। वह पहली बार बोलने वाला और मनुष्य की तरह बात करने वाला तोता देख रहा था। मंत्री के वहां से चले जाने के बाद वह पेड़ से उतरकर उस झाड़ी के पास गया जहां घायल अवस्था में तोता पड़ा था। तोता ग्वाले को देखकर बोला कि भाई, थोड़ी मेरी मदद कर दो। निर्दय मंत्री ने मुझे अधमरा करके छोड़ दिया है। उसने मेरे पंख तोड़ दिए हैं, परंतु तुम चाहो तो मेरे पंख फिर से आ सकते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हो सकता हूँ, वह भी 1 मिनट में। तुम इस झाड़ी की पत्तियों का रस निकालकर मेरे पंख पर लगा दो, मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा। ग्वाला बोला कि मैं तेरे लिए ऐसा क्यों करूं? तोता बोला कि तुम मनुष्य हो, तुम सबसे शक्तिशाली हो। भगवान ने अपने बाद मनुष्य को ही बनाया है ताकि इस धरती के सभी जीवों की रक्षा करें, उन्हें भोजन दे। परंतु जन्म के बाद मनुष्य अपना कर्तव्य भूल जाता है, जीवों को ही मारकर खाने लगता है, उन्हें सताने लगता है। तुम मुझे एक दयावान पुरुष लगते हो, मुझ पर दया करो। उसके बदले तुम जो मुझसे कहोगे मैं वही करूंगा। आज से मैं तुम्हारा गुलाम रहूंगा। ग्वाला बोला कि ठीक है, मैं झाड़ी की पत्तियों का रस निकालकर तेरे पंख में लगा देता हूं, परंतु तुम्हें मेरे ही पास रहना होगा। तुम मेरा साथ छोड़कर फिर कहीं नहीं जाओगे। तोते की जान मुश्किल में फंसी थी। वह किसी तरह भी पहले ठीक हो जाना चाहता था। जब अपनी जान सलामत है तभी यह जहान है, वरना सब कुछ बेकार है। तोते ने मान लिया कि भाई, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ग्वाले ने तुरंत झाड़ी की पत्तियों का रस निकालकर तोते के टूटे पंख पर लगा दिया। 1 मिनट के अंदर तोता ठीक हो गया। वह उड़कर ग्वाले के कंधे पर बैठ गया। तोता बोला कि भाई, आज से आप मेरे मालिक हुए और मैं तुम्हारा गुलाम, परंतु तुम मेरा एक काम कर दो। ग्वाला बोला कि साले, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ, लगे मुझे आदेश देने, तुम्हारी पूंछ इतनी जल्दी मोटी हो गई। तोता बोला कि मालिक, मैं आपकी भलाई की बात कर रहा हूँ। तुम अगर मेरी छोटी छोटी बात मानोगे तो तुम्हें एक दिन राजा बना दूंगा। मुझे तुम साधारण तोता मत समझो। अभी तुमने देखा नहीं कि मेरे बताए दवा से 1 मिनट में मेरे पंख ठीक हो गए। उसी तरह मैं बहुत सी दवा जानता हूँ। आपको अमीर बनाने का उपाय जानता हो। शायद आपकी अभी शादी नहीं हुई है, आपके लिए पत्नी की व्यवस्था भी करा सकता हो। ग्वाला सीधा साधा था। वह बोला कि तू साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अब तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा नौकर। चलो, तुम्हें मालिक बना लेता हो, क्योंकि तेरे मालिक बनने में भी मेरी भलाई है। लेकिन देखना,
भला करते करते मेरा बुरा मत कर देना। तोता बोला कि अरे नहीं भाई, आपने मेरी जान बचाई है, अब मेरा फर्ज है कि आपकी भलाई करते करते मेरी जान जाए। ग्वाला बोला कि अब बताओ मुझे आगे क्या आदेश है। तब तोता बोला कि भाई, उस मंत्री का छुपकर पीछा करो, उसकी गतिविधि पर नजर रखो, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूं, आगे क्या करना है बताऊंगा। ग्वाला तोते की बात मानकर मंत्री का पीछा करने लगा। मंत्री जंगल के काफी अंदर जा चुका था। ग्वाले को समझ नहीं आ रहा था कि मंत्री कहाँ गया होगा, जंगल के अंदर उसे क्या मिल सकता है। वह तोते से बोला कि तोते, मुझे बताओ कि मंत्री किस उद्देश्य से जंगल के अंदर गया है। तब तोते ने बताया कि उसका असली मकसद तो मुझे भी पता नहीं है, परंतु वह रानी के लिए पुत्र प्राप्ति की दवा लेने निकला था। ग्वाला अचंभित हुआ। उसने तो तोते से पूछा ही नहीं था कि इससे पहले वह कहाँ रहता था। उससे और मंत्री में क्या दुश्मनी थी कि मंत्री ने बेरहमी से उसके पंख तोड़ दिए थे। वह तोते से पूछ बैठा कि तुम कैसे जानते हो कि मंत्री रानी के लिए दवा लेने जा रहा है। तोता बोला कि भाई, ये वक्त अभी बात करने और बताने का नहीं है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, परंतु अभी मंत्री का पीछा करो। ग्वाला समझ गया कि मंत्री जंगल में रह रहे बूढ़े वैद्य लोचन के पास गया है। वह औषधियों की नई नई खोज के लिए जंगल के अंदर ही अपनी बेटी के साथ रहते हैं। उनकी बेटी रूही अब सयानी हो चुकी है। ग्वाला अपनी गायों के लिए कई बार औषधि लेने उनके पास गया था। गांव के कई लोग वैद्य जी के पास दवा लेने जाते रहते हैं। वह बहुत कम कीमत में दवा देते हैं। उनकी दवा जादू की तरह काम करती है। ग्वाला सीधे वैद्य जी के घर की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद ग्वाला वैद्य जी के घर के ठीक पीछे जाकर खड़ा हो गया। घर के अंदर मंत्री जोखन और वैद्य लोचन मौजूद थे। थोड़ी दूर पर उनकी बेटी रूही भी खड़ी थी। मंत्री बात तो वैद्य से कर रहा था, परंतु उसकी नज़र लोचन की बेटी रूही पर थी। वह बहुत बुरी नज़र से रूही को देख रहा था। उसकी कातिल नज़र को रूही समझ रही थी कि इस मंत्री की नीयत ठीक नहीं है। वैद्य भी यह देखकर डर गया था। मंत्री वैद्य से रानी के लिए दवा की बात कर रहा था। वह बोला कि वैद्य जी, आप रानी को ऐसी दवा दो कि वह सदा के लिए बांझ बन जाए, उसे कभी पुत्र ना हो। वैद्य बोला कि मंत्री जी, भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरा काम लोगों का भला करना है, मैं कभी किसी को गलत दवा नहीं दे सकता। आप महारानी को गलत दवा देने की बात करते हो, क्यों मुझे फांसी पर चढ़वाने पर तुले हो? मंत्री बोला कि देखो वैद्य, जो मैं कहता हूँ उतना ही करो, ज्यादा टें टें मत करो, वरना तुम्हारी इस खूबसूरत लड़की को उठवा ले जाऊंगा। तुम जानते हो मैं इसकी आरती उतारने के लिए नहीं ले जाऊंगा। तुम खुद समझदार हो, मैं जो कह रहा हूँ वो करते जाओ और मेरी साजिश में शामिल हो जाओ। आज नहीं तो कल इस राज्य का राजा मुझे ही बनना है, उसके बाद तुम्हारी बेटी को रानी बना लूंगा। वैद्य मंत्री की बात सुनकर बहुत डर गया। उसने तुरंत एक दवा मंत्री को दे दी। वह मंत्री से बोला कि आपको हर हफ्ते यह दवा लेकर रानी को देना होगा। 3 माह के सेवन के बाद रानी फिर कभी मां नहीं बन सकेगी। मंत्री ने वैद्य को 500 स्वर्ण मुद्रा दे दी। वैद्य की आंखें चमक उठी। मंत्री के चले जाने पर वैद्य बेटी से बोला कि बेटी, मैं झूठ में मंत्री से डर रहा था, वह बहुत भला आदमी है। अगर किसी तरह राजा बन जाता है तो मैं तेरा विवाह मंत्री से ही कर दूंगा। रूही बोली कि पिताजी, आप जानते हो वह गलत आदमी है, वह राजा के साथ गलत करने जा रहा है, वह एक गद्दार है, आपको उसका सहयोग नहीं करना चाहिए। वैद्य बोला कि बेटी, राजाओं की जिंदगी जुए के खेल की तरह होती है, कब पासा पलट जाए और कौन राजा बन जाए क्या पता। कल को मंत्री भी राजा बन सकता है या फिर राजा इसे फांसी भी चढ़ा सकता है। रूही बोली कि पिताजी, मैं भले एक निर्धन से विवाह कर लूंगी, परंतु किसी गद्दार से नहीं, उसकी नीयत किसी भी स्त्री के लिए ठीक नहीं है। उधर तोते ने देख लिया था कि मंत्री राज दरबार के लिए लौट गया है। तब वह ग्वाले से बोला कि भाई, जल्दी वैद्य के पास चलो। दोनों वैद्य के पास आ गए। तोता वैद्य से बोला कि वैद्य जी, आपने एक राजा के साथ गद्दारी की है, मैंने सब देख लिया है। मैं उसी रानी का तोता हूं जिसे तुमने गलत दवा दी है। मैं राजा से कहकर तुम्हें फांसी दिलवाऊंगा। वैद्य घबरा गया। यह मुसीबत कहां से आ गई? यह बोलता हुआ तोता और ग्वाला कहां से आ गए? ये मुझे गलत करते देख भी लिए। अब तो निश्चित है, साला मंत्री जोखन के साथ मुझे भी फांसी लगेगी। वैद्य बोला कि भाई तोते,
इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब आपने सारी घटना देख ली है तो यह भी देखा होगा कि मंत्री ने मेरी बेटी को मोहरा बनाकर बलपूर्वक मुझसे दबा ली। तुम मेरी मजबूरी समझो और मुझे बचा लो। तोता बोला कि तुम्हारा अपराध राजद्रोह का है, तुम्हें फांसी लगनी तय है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हाँ, यदि तुम्हारी बेटी चाहे तो तुम्हें बचा सकती है। यदि वह हमारे मित्र इस ग्वाले से विवाह को अभी राजी हो जाती है तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। बचा ही नहीं लूंगा, तुम्हें राज दरबार का राजवैद्य भी बनवा दूंगा। वैद्य के कुछ बोलने से पहले ही उसकी बेटी रूही बोली कि मैं अपने पिता की जान बचाने के लिए अभी इसी वक्त ग्वाले से विवाह करने को तैयार हूं, परंतु पिताजी भी वादा करें कि रानी के लिए गलत दवा नहीं देंगे, बल्कि धोखेबाज मंत्री को धोखे में रखेंगे और रानी को संतान प्राप्ति की दवा देंगे। वैद्य बोला कि बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मंत्री तो आज नहीं तो कल राजा के फंदे में जरूर आएगा, उसे फांसी भी लगेगी, अपनी जान बचाने के लिए मेरा नाम भी लेगा, क्योंकि हर डूबता हुआ व्यक्ति बचाने वाले व्यक्ति को भी लेकर डूब जाता है, परंतु सावधान व्यक्ति अपनी जान जोखिम में नहीं डालता, दूर से ही बचाने की कोशिश करता है, डूबने वाले के साथ खुद नहीं डूबता। कल को मेरे पर मुसीबत आती है तो मेरी बेगुनाही की सबूत खुद रानी होगी, उसे मैं ऐसी दवा दूंगा कि रानी को पुत्र प्राप्ति हो जाए। वैद्य ने बेटी का विवाह ग्वाले के साथ करा दिया। ग्वाला ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उसे इतनी सुंदर पत्नी मिल जाएगी। यह सब तोते के कारण हुआ है। वह तोते और पत्नी को साथ लेकर अपने घर लौट गया। उधर मंत्री राजा के दरबार में गया, उसके साथ तोता नहीं था। रानी को हैरानी हुई कि हमारा तोता कहाँ गया। मंत्री पहले से ही सोच लिया था कि मुझे तोते के लिए रानी से क्या बहाना बनाना है। वह रानी के पूछने से पहले ही बोल पड़ा कि महारानी, आपका तोता भी क्या गजब कर दिया। वह मेरे साथ जा रहा था कि उसकी नज़र एक तोती पर पड़ गई। आशिक मिजाज तोता उस पर आशिक हो गया और मेरे कंधे से उड़ गया। मैंने उसकी बहुत विनती की कि ऐसी गलती मत करो, तुम मेरे साथ राज दरबार लौट चलो, तुम अपनी तोती को भी साथ ले लो, परंतु वह कमीना पक्षी जाति की मेरी बात नहीं माना। मंत्री की बात पर रानी को विश्वास नहीं हो रहा था कि तोता भला ऐसा क्यों करेगा। वह तो रोज ही हमारे बाग में मादा तोते से मिलता रहता है, उसे कोई पाबंदी थोड़ी थी कि तुम किसी मादा से नहीं मिल सकते हो। जरूर मंत्री ने कोई गड़बड़ की है। राजा उधर मंत्री की बात पर भरोसा कर चुके थे। वे बोले कि छोड़ो उस तोते को, बताओ तुम दवा लाए कि नहीं। मंत्री बोला कि हाँ महाराज, मैं दवा लाया हूं, यह लीजिए। उसने राजा को वह शीशी थमाई जिसमें रानी के लिए दवा लाया था, परंतु राजा की लापरवाही से वह शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरी और टूट गई। मंत्री को बहुत अफसोस हुआ, उसकी कठिन मेहनत पर पानी फिर गया था। वह बहुत मुश्किल से 500 स्वर्ण मुद्रा देकर रानी को बांझ बनाने की दवा खरीदा था। वह दवा बेवकूफ राजा की बेवकूफ़ी से बेकार हो गई। मंत्री को क्या पता था कि जिसका बुरा भगवान नहीं चाहते उसका बुरा सारी दुनिया मिलकर भी नहीं कर सकती। राजा ने मंत्री को पुनः आदेश दिया कि मंत्री जी, आप आज तो बहुत थक गए होंगे, जाकर आराम करिए, परंतु कल फिर दवा लाने के लिए सुल्तानपुर भगचंद के पास जाइए। मंत्री बोला कि ठीक कहते हैं महाराज, मुझे जाना ही पड़ेगा। दूसरे दिन मंत्री वैद्य के पास जंगल में गया। वैद्य को आश्चर्य हुआ कि अभी तो कल ही दवा लेकर गया था, आज फिर आ गया। शायद मेरी बेटी के लिए आया है। भला हो उस तोते का जो मेरी बेटी का विवाह करा दिया। वैद्य ने मंत्री से पूछा कि कहो मंत्री जी, कैसे आना हुआ। मंत्री बोला कि कल की दवा बेवकूफ राजा की वजह से गिरकर बर्बाद हो गई। वैद्य ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि प्रभु, आपने मुझे बहुत बड़ी गलती से बचा लिया। मैंने कभी जिंदगी में किसी को गलत दवा नहीं दी थी, परंतु इस दुष्ट ने मुझसे बहुत बड़ा अपराध करा दिया था। वह मंत्री से बोला कि कोई बात नहीं मंत्री जी, मैं आपको दूसरी दवा दिए देता हूं। वैद्य ने मंत्री को इस बार पुत्र प्राप्ति की अचूक दवा दे दी। वह बोला कि मंत्री जी, यह दवा पूरे 2 माह की है, क्या आप रोज रोज दौड़कर जंगल में आते रहोगे? ले जाओ इसे, रानी को दे देना, आपका काम हो जाएगा। इस बीच मंत्री की निगाहें वैद्य की बेटी को ढूंढ रही थी, परंतु वह कहीं दिख नहीं रही थी। उससे रहा नहीं गया। वह वैद्य से पूछ बैठा कि वैद्य जी, आपकी बेटी कहीं दिख नहीं रही।
वैद्य बोला कि मंत्री जी, क्या है कि मैं बेटी का विवाह बचपन में ही कर दिया था। कल उसका पति आया और उसे विदा करा कर ले गया। बेटी सयानी हो गई थी तो मैं मना नहीं कर सका। मंत्री बोला कि यह आपने अच्छा नहीं किया। अरे, अभी तो उसके बचपन के दिन थे, उसके मौज मस्ती के दिन थे। बेचारी पर न जाने उसका पति कौन कौन सा जुल्म करे। उसका नाजुक शरीर बर्दाश्त कर पाएगा भी या नहीं। आप एक नंबर के कसाई हो। वैद्य बोला कि मंत्री जी, बेटी विवाह के बाद ही पराई हो जाती है, उस पर अब मेरा कोई हक नहीं था। वैसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बेटी का पति बहुत भला आदमी है। जाइए, आप पहले रानी को दवा दीजिए। मंत्री उदास होकर वहां से राज दरबार लौट आया। इस बार राजा ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने बहुत सावधानी से दवा ली और रानी को अपने हाथ से रोज दवा पिलाने लगे। रानी तो उस दवा को पीना नहीं चाहती थी, परंतु राजा का मान रखने के लिए उनके हाथ से दवा पी रही थी। रानी को 1 महीने बाद एहसास होने लगा कि वे गर्भवती हो गई है, परंतु इस बात को पूर्ण विश्वास हो जाने के बाद ही राजा से बताना चाहती थी। पूरे 2 महीने गुजर गए। तब रानी ने राजा को खुशखबरी सुनाई कि आप पिता बनने वाले हो। राजा खुशी के मारे उछल पड़े। वे सबसे पहले यह खबर अपने मंत्री जोखन को देना चाहते थे। उन्होंने जल्दी से सैनिक भेजकर मंत्री को दरबार में बुलवा लिया। मंत्री अपने घर सैनिक देखकर पूछ बैठा कि क्या बात है, राजा ने क्यों बुलाया है। सैनिक ने कहा कि मंत्री जी, राजा की बात अब राजा ही जाने, आप खुद चलकर राजा से ही जान लीजिए। मंत्री दरबार में हाजिर हुआ। राजा ने बताया कि मंत्री जी, आपने कमाल कर दिया। आप मेरे अति विश्वसनीय और प्रिय मंत्री हो। आपकी लाई दवा की वजह से मैं पिता बनने वाला हूँ। आपने मेरे लिए वह कर दिखाया जो कोई दूसरा मंत्री कर ही नहीं सकता। मैं आप पर अति प्रसन्न हूँ। मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। राजा ने मंत्री को 5000 स्वर्ण मुद्रा इनाम दिया। राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, इनाम का हकदार आपका वह वैद्य भगचंद भी है जिसने यह दवा दी है, इसलिए उसे भी यह 5000 स्वर्ण मुद्रा दे आओ। मंत्री के तो मंसूबे पर पानी फिर गया था। कहाँ वह रानी को बांझ बनाने चला था और कहाँ रानी गर्भवती हो गई थी। उसके लिए यह खबर मनहूस थी। वह सोच रहा था कि आज न जाने किसका मुंह देखकर उठा था कि यह बुरी खबर मुझे सुनने को मिल रही है, परंतु राजा को दिखाने के लिए बनावटी खुशी जाहिर कर रहा था। उसके दिल में आग धधक रही थी। वह वैद्य लोचन की हत्या कर देना चाह रहा था। वह राजा से बोला कि महाराज, मैं इस बड़ी खुशखबरी को वैद्य राज भगचंद को देता हूँ। राजा बोले कि मंत्री जी, आपको आज्ञा है, आप जा सकते हैं। मंत्री वैद्य पर काफी गुस्से में था। वह जंगल पहुंचते ही वैद्य को मार डालना चाहता था। वह जंगल चला जा रहा था। हाथ में पहले से ही तलवार निकाल कर रखे हुए था। उसे जाते हुए ग्वाला और तोते ने देख लिया था। तोता ग्वाले से बोला कि भाई, कुछ देखो, आज तुम्हारे ससुर की जान खतरे में है। ये उन्हें मार डालेगा। आपको उन्हें बचाना चाहिए। आप विलंब न करो, जल्दी करो। ग्वाला बोला कि अरे, मैं भला मंत्री का सामना कैसे कर सकता हूँ। उसके हाथ में नंगी तलवार है। देखने से ही लग रहा है कि काफी क्रोधित अवस्था में है। तोता बोला कि जब अपनों पर आन पड़े तो आदमी को जान की बाजी लगा देनी चाहिए। जब आदमी के मन में अपने पर भरोसा हो जाए तो साला यह मंत्री क्या है, बड़े से बड़े दानव का सामना कर सकता है। आपके पास मजबूत लाठी है। आप इस लाठी से मंत्री के पैर पर हमला कर दो। उसका पैर टूट जाएगा, फिर वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। या फिर उसके हाथ पर ही हमला कर दो, परंतु कुछ करो, खड़े होकर तमाशा मत देखो। ग्वाला भी मंत्री के पीछे पीछे चल पड़ा। मंत्री वैद्य के पास पहुंचते ही अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। वह वैद्य से बोला कि ससुरे, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने कहा था, तुमसे रानी को बांझ बनाने की दवा मांगी थी, तुमने उसे पुत्र प्राप्ति की दवा दे दिया। साले, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि तेरी रूह कांप जाएगी। तोते ने ग्वाले को इशारा किया कि मार साले को। ग्वाले ने घुमाकर एक जोरदार लाठी मंत्री को जड़ दिया। अचानक हमले के बारे में मंत्री को कोई जानकारी नहीं थी। उसने नहीं देखा था कि उसका कोई पीछा भी कर रहा है। मंत्री गिर पड़ा। तलवार दूर जा गिरी। ग्वाले ने ऊपर से और 4-5 लाठी जड़ दी। मंत्री की सारी हेकड़ी निकल गई। वह जान बचाने की दुहाई देने लगा, परंतु ग्वाले ने उसकी जबरदस्त पिटाई कर दी। उसके बाद चेतावनी देकर छोड़ा कि यदि जंगल में कभी दिख गया तो इस बार मार ही डालूंगा।
मंत्री किसी तरह जान बचाकर भागा। उसका एक हाथ टूट चुका था। वह सीधे राजा के पास आ गया। मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपका दिया धन वैद्य भगतचंद को देने गया था। वह बहुत बड़ा लुटेरा है। उसने मुझ पर अचानक हमला करके 5,000 स्वर्ण मुद्रा लूट लिया। मुझे बहुत मारा है। उसने मुझे चेतावनी भी दी है कि और 5,000 स्वर्ण मुद्रा नहीं लाया तो तुझे मार डालूंगा। महाराज, आप मुझे बचाइए। उस डाकू को गिरफ्तार कराइए, उसे फांसी चढ़वाइए। राजा बोले कि मंत्री जी, ऐसा ही होगा। हम उस दुष्ट को अवश्य ही फांसी पर चढ़वा देंगे। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे मंत्री के साथ जंगल में जाएं और उस दुष्ट को पकड़कर मारते पीटते हुए दरबार में ले आए। सैनिक गए और ग्वाले को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा के सामने ग्वाले ने बहुत सफाई देने की कोशिश की कि वह निर्दोष है। आपका मंत्री जोखन गद्दार है। राजा कोई बात सुनना नहीं चाहते थे। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे ले जाकर फांसी चढ़ा दो। रानी वहीं थी। वे राजा से बोली कि महाराज, थोड़ा ठहरिए। जब तक हमारे राजकुमार का जन्म नहीं हो जाता, किसी को फांसी की सजा न दें। उतने दिन के लिए आप फांसी की सजा स्थगित कर दें। राजा ने रानी की बात मानकर ग्वाले को जेल में डलवा दिया। मंत्री का दिल कचोट रहा था कि साला 7-8 महीने के लिए बच गया, परंतु कोई बात नहीं, साले को फांसी पर तो मैं ही लटकाऊंगा। उधर तोता रानी से मिलने के लिए आ गया। उसे उम्मीद थी कि उससे मिलकर रानी बहुत खुश होंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। रानी को तोते से मिलकर कोई खुशी नहीं हुई। तोता रानी से मंत्री की शिकायत करने लगा। रानी ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। वे तोते से बोली कि मुझे तुम्हारी बात सुनना नहीं है, तू लौट जा अपनी तोती के पास। नमकहराम, भाग यहाँ से। तोता बोला कि रानी, आप मेरी बात एक बार गौर से सुन लो। आपके साथ मंत्री गद्दारी कर रहा है, वह आपका अहित चाहता है। रानी बोली कि मेरा हाथ खून से रंगवाना क्यों चाहता है? मैंने तुझे पुत्र की तरह पाला था, इसलिए तुझे मारना नहीं चाहती। तू चला जा। मैं तेरी बात नहीं सुनना चाहती। अपने वफादार मंत्री के खिलाफ तो कभी नहीं। तोता समझ गया कि अभी मंत्री के पिछले जन्म के पुण्य फल रहे हैं, इसलिए सबकी आंख में धूल झोंकने में कामयाब हो रहा है। लेकिन बर्फ का गोला कब तक मोती बनकर धूप में चमकता रहेगा? उसे तो हर हाल में गल जाना है। मंत्री का भी पाप का घड़ा भरेगा। तोता उड़कर ग्वाले की पत्नी के पास चला गया। उसने उसे सांत्वना दी कि इस वक्त दुख की आंधी चल रही है, हमें चुपचाप इसे सहन करते हुए अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए। इस तरह 7-8 महीने बीत गए। रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महल में खुशियां दौड़ गईं, परंतु मंत्री के दिल पर सांप लौट गया। वह उस बच्चे को नुकसान पहुंचाने के फिराक में लग गया। अब तो उसे महल में रोकने टोकने वाला नहीं था। वह जो भी चाहे मनमानी कर सकता था। उसने राजकुमार की हत्या कराने के लिए एक अलग तरह का षड्यंत्र बना लिया। वह एक सपेरे की मदद से राजकुमार को मारना चाहता था। तोता उसके पीछे पड़ गया था। वह हर वक्त मंत्री के आसपास के पेड़ पर बैठा रहता था। चूंकि मंत्री को तोते को लेकर कोई शंका थी ही नहीं, वह तो जानता था कि तोता तड़प कर जंगल में मर गया होगा। तोते ने मंत्री और सपेरे की बात सुन ली। वह पुनः रानी के पास आया और रानी से बताया कि रानी, अपने बच्चे को लेकर सचेत रहो। मैंने मंत्री और सपेरे की बात सुनी है। रानी बोली कि बस चुप हो जा। आगे बोला, तो सचमुच मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें मैंने मना किया है कि मेरे पास मत आया कर, मंत्री के खिलाफ जहर मत उबलाकर। तोता ने देख लिया कि मेरी बात रानी नहीं सुनने वाली, तो वह रानी की खास दासी कलावती के पास गया। कलावती राजा की भी खास थी। राजा के उससे अंतरंग संबंध थे। रानी के बाद राजा किसी से प्यार करते थे तो वह उनकी दासी कलावती थी। तोता दासी के पास गया, उससे कुछ कहना चाहा तो दासी तोते की बात सुनने को तैयार हो गई। तोते ने सपेरे और मंत्री की बात दासी से बताई। यह भी बताया कि कल रात में मंत्री गुप्त दरवाजे से सपेरे को लेकर रानी के कक्ष में आएगा। सपेरा जहरीला सांप राजकुमार के पास छोड़ देगा। वह सांप राजकुमार को डस लेगा। राजकुमार मर जाएगा। आप चाहो तो राजकुमार को बचा सकती हो। इसके बदले राजा तुम्हें रानी बना सकता है। तुम वैसे भी राजा की प्रिय हो। राजा को कोई बहाना नहीं मिल रहा कि तुम्हें रानी बना ले। बस यही एक रास्ता है, तुम राजा का दिल जीत सकती हो। तोते की बात दासी को समझ में आ गई थी।
वह दूसरे दिन रात के समय राजा के पास गई। राजा से बोली कि महाराज, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। राजा बोले कि तुम मुंह से तो कुछ कह सकती हो। दासी बोली कि मैं कुछ कहना नहीं चाहती, सिर्फ दिखाना चाहती हूँ, आप मेरे साथ आओ। वह राजा को लेकर गुप्त दरवाजे के पास छुप गई। राजा को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, दासी को क्या हो गया है, ये क्या दिखाना चाहती है। वह दासी के साथ छुपकर देखता रहा। थोड़ी देर में राजा ने देखा कि मंत्री जोखन एक सपेरा लेकर महल में आ रहा है। वह नजरें बचाकर चोर जैसा सतर्क है। वह पैर दबाते हुए रानी के कक्ष तक जा पहुंचा है। सपेरा एक सांप निकालकर रानी के कक्ष में नन्ही राजकुमार के ऊपर उछाल दिया है। सपेरे के साथ मंत्री भागने लगा है। राजा दौड़कर मंत्री को पकड़ लिया। दासी ने खंजर की मदद से सपेरे को पकड़ लिया। राजा के बोलते ही सैनिक मंत्री और सपेरे को पकड़ लिए। उधर रानी चिल्लाने लगी कि कोई है, मेरे बेटे को बचाओ, सांप ने डंस लिया है। तोता वैद्यराज लोचन को पहले ही राजा के बाग में ठहरा दिया था। महल में भगदड़ मच गई थी। सभी रानी के कक्ष की ओर भाग रहे थे, परंतु किसी को सूझ नहीं रहा था कि अब क्या करें, नन्हे राजकुमार को कैसे बचाएं। तोता उड़ता हुआ रानी के पास आया, बोला कि महारानी घबराओ नहीं, राजकुमार को कुछ नहीं होगा, राजकुमार को हम बचा लेंगे। वह जल्दी से वैद्य को रानी के पास बुला लाया। वैद्य ने राजकुमार को कोई दवा पिला दी। बोला कि राजकुमार को कुछ नहीं होगा। तोता ने रानी से बताया कि महारानी, इसी वैद्यराज की वजह से आपको संतान हुई है। तोता ने शुरू से अंत तक राजा और रानी को मंत्री के कारनामे कह सुनाए। तोते ने बताया कि ग्वाला बिल्कुल निर्दोष है। वैद्यराज को दिया जाने वाला इनाम तो खुद मंत्री के घर में पड़ा हुआ है। ग्वाला तो खुद ही वैद्यराज का दामाद है, वह भला चोरी कैसे करेगा। राजा के पिता देवशरण का हत्यारा भी जोखन ही है। राजा उससे मारपीट करके पूछ सकते हैं। राजा ने जब मंत्री को यातना देने की बात की तो वह सारा गुनाह कबूल कर लिया। मंत्री ने बताया कि वह राजा रानी को विश्वास में लेकर उनकी भी हत्या करना चाहता था, परंतु उसने तोते को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। तोते की वजह से मैं अपनी चाल में कामयाब नहीं हुआ। तोते ने ही हर जगह मेरी जासूसी की। दासी ने तोते की मदद की। राजा ने मंत्री को शूली चढ़वा दिया। उसने सपेरे को भी फांसी चढ़ा दिया। राजा ने तोते से कहा कि मुझे क्षमा करना, मैं मंत्री की बातों में आ गया था। खुद से ज्यादा सचेत रहने वाली रानी भी मंत्री पर विश्वास करने लगी थी। राजा ने तोते से पूछा कि बताओ, तेरे उपकार का बदला मैं किस तरह चुकाऊं। तोता बोला कि महाराज, आप पहले ग्वाले को आज़ाद करा दें, उसके बाद उसे राज्य का मंत्री बना दें। हमारे वैद्य जी को आप राजवैद्य बना दें तथा दासी कलावती को आप अपनी छोटी रानी बना लें। राजा बोले कि हाँ, ऐसा ही होगा। मैं ग्वाले को मंत्री बनाता हूँ, वैद्य जी राजवैद्य होंगे तथा कलावती आज से मेरी छोटी रानी होगी। इस तरह तोते की मदद से राजा राघव राज करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। अपने करीबी लोगों पर भी आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का हल निकलता है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। राधे राधे।